कर लो। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि राजनीति जो है, राजनीति में अगर कोई नया चेहरा आता है तो उसे दबाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि वो चाहते हैं, क्योंकि पुराने घाव होते हैं और वो नहीं चाहते कि कोई नया चेहरा है। आज हमारे साथ चंद्रशेखर आजाद साहब हैं जो भीम आर्मी से हैं और उन्होंने बहुत कम टाइम में बहुत बड़ा वजूद अपना बना लिया है। अगर हम CA/NRC की बात करें, जब दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहे थे उस टाइम में आजाद, चंद्रशेखर आजाद ये नाम जो था ऐसा गूंजता था कि सब लोग चाहते थे कि इनसे मुलाकात हो सके, इनके साथ चल सके। इनका ये कहना था कि पुलिस ने मुझे बंद किया, मुझे डर नहीं, मेरे भाई हैं और मुझे जाना है। तो ये सफर कैसा रहा आपका? अच्छा, देखो मैं अपने संघर्षशील क्रांतिकारी महापुरुषों को पढ़ के आगे बढ़ा। मैं वकील, मैंने इतिहास पढ़ा, इस मुल्क की आजादी और उसमें जहां से मैं पैदा हुआ वो ऐसी सरजमी है जहां से रेशमी रुमाल तहरीक चली और फिर चाहे तोपखाना लूटा गया और शामली का तमाम, मैंने बहुत सारी तहरीकें पढ़ी कि आजादी कैसे मिलती है। और मैं क्योंकि मेरा जमीर जिंदा है तो जब भी कहीं अन्याय होता है तो फिर मैं सोचता हूँ कि मैं खुद से सवाल करता हूँ कि अगर मैंने आज ये आवाज नहीं उठाई तो क्या कल मैं आंख मिला पाऊंगा। जब मैं इस बात को सोचता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि जहां अन्यायपन की आवाज उठाना जरूरी है। और पिछले 10 साल में हो सकता है कि मैं कई हजार घटनाओं पर गया हूं, कई आंदोलन में शामिल हुआ हूं, खूब मुकदमे मेरे ऊपर लगे, खूब मुसीबतें मैंने झेली, जेल भी काटी। और एक समय तो ऐसा आया जब NRC आई, CAN पर NRC, गृह मंत्री ने कहा कि हम पूरे देश में CAN पर NRC लागू कराएंगे और कोई नेता बोलने को राजी नहीं हो रहा था। और मैंने देखा कि थोड़ी सी हिम्मत करके जो हमारे तालीम इख्तियार उधर से आवाज की और कुछ लोग आंदोलन के लिए आए, कुछ हमारी माई बहनें सड़कों पे प्रोटेस्टर पे गई। तो मुख्यमंत्री जी का एक बड़ा गंदा सा बयान आया, मुसलमानों ने खुद तो रजाई में घुस गए, अपनी बहनों को, माओ को, हमारे वालिदा कहते वालिदा को बाहर निकाल दिया सड़कों पे कि वो लड़े, मुसलमान खुद घर में रजाई में घुस के बैठ गए। तो मुझे ऐसा लगा कि अब खराब हो गया, अगर आज मैं नहीं खड़ा हुआ कल शायद मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। फिर हमने और हमारे साथियों ने प्लान किया कि हम दिल्ली की जमा मस्जिद से ये प्रोटेस्ट मजबूत करेंगे, क्योंकि वो एक ऐतिहासिक जगह है जिसकी दुनिया में मान्यता है। और वो जगह है जहां से मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने ये ऐलान किया था जब बंटवारा हो रहा था, मुसलमान पाकिस्तान की तरफ मूव कर रहा था, तो उन्होंने कहा था कि मुसलमान पाकिस्तान बन जाए, ये आपका मुल्क है। और जो तकलीफ उनको थी उस बात को आगे बढ़ाने का काम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में सब लोगों के लिए किया। सामाजिक गैर बराबरी के खिलाफ कानून बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की आजादी देता है किसी के साथ गैर बराबरी नहीं होगी। धार्मिक गैर बराबरी के खिलाफ उन्होंने आर्टिकल में अवसर दिया, आर्टिकल 19 में किसी के धर्म के आधार पर किसी के साथ गैर बराबरी नहीं होगी, अवसर की समता होगी, सब लोग तरक्की करेंगे, सब लोग आगे बढ़ पाएंगे, मुल्क सबका है। जो इस मुल्क में जब ये आंदोलन चला तो सबसे बड़ी समस्या है कि कागज और ये सब चीजें, तो एक सबसे बड़ा जवाब उसका ये था कि भारत का संविधान का आर्टिकल 5 कहता है, इसमें नागरिकता का प्रोविजन है कि जो संविधान के लागू होने से पहले देश में था वो देश का नागरिक है, उससे कोई सवाल नहीं कर सकता, ये उसका प्रमाण है। तो हमारा संविधान हमें ताकत देता है। तो तमाम जो लोग भारत में रह गए उन लोगों को ये विश्वास है कि संविधान के जरिए हम लोग तरक्की करेंगे। और संविधान बहुत बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुंचा। जो लोग संविधान के बारे में नहीं जानते उन्होंने पढ़ा कि मुल्क का आइन कितना मजबूत है और भारत का संविधान दुनिया का सबसे मजबूत संविधान है। उस संविधान के जरिए हमने घर घर तक संविधान पहुंचाया। और हमने एक वादा किया था जब मैं गिरफ्तार हुआ दिल्ली में जामा मस्जिद से, क्योंकि पुलिस ने कहा कि हम ऊपर चढ़ रहे हैं सीढ़ियों पे, और मैंने ये महसूस किया कि उसकी मर्यादा के साथ खिलवाड़ होगा। तो मैंने कहा कि मैं नीचे आ जाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि जो निर्दोष लोग आपने पकड़े हैं आप उनको छोड़िए। और ऐसा हुआ। इसमें कुछ अभी भी ऐसे लोग हैं जैसे जब से प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था उसके बाद जो लोग आपके साथ स्टार्टिंग में रहे और आपको देख के उन्हें हौसला आया था, उनमें से बहुत सारे लोग आज भी जेलों में बंद हैं, तो उनको लेके भी कुछ हो रहा है। 40-42 लोग उस दिन छोड़े गए जी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बंद हैं और उनके मुकदमे कोर्ट में चल रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ की न्यायपालिका भी कहीं ना कहीं दबाव में है। और ऐसा हमने कई मामलों में देखा, चाहे जामा मस्जिद का मामला हो, चाहे और कोई कई मामले जिसमें कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे भी सवाल खड़ा। और मैं आपको ये भी बता दूं, हम इस देश के नागरिक हैं, हम हर फैसले पे सवाल खड़ा कर सकते हैं क्योंकि हम टैक्स देते हैं। और विरोध करना, आलोचना करना, स्वीकार करना, ये संविधान हमें ताकत देता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जेल में और उनके परिवारों से हम लोग टच में हैं। जैसे कुछ युवा है, जैसे आप लोग आपको देख के वो भी चाहते हैं कि वो राजनीति में, वो भी चाहते हैं कि वो अपनी आवाज उठाएं, और उनको क्या होता है कि वो आपके पीछे चलना शुरू कर दें या औरों के पीछे चलना शुरू कर दें। बीच में क्या होता है कि उन्हें उनका हौसला टूट जाता है।
या किसी वजह से, जैसे जेल वाली बात आ जाती है, जैसे आपने भी कहा कि मैं भी जेल काट के आया हूँ, और कुछ परिवार चाहते हैं कि मेरे बच्चा जेल ना जाए या कुछ उसके साथ ऐसा हादसा ना हो जाए, तो ऐसे में बीच में उनका हौसला टूटता है, तो उनके लिए क्या कहना चाहिए? देखो, राजनीति सबसे बड़ी बात जो है ना, अब राजनीति कई तरह की होगी। कुछ लोगों के लिए राजनीति व्यापार है, कुछ पैसे खर्च करो, लोगों के बीच में जाओ, मीठी मीठी बातें करो, जीतो, फिर पैसा कमाओ। कुछ लोगों के लिए राजनीति ये है। कुछ लोगों के लिए राजनीति अपने 2 नंबर के धंधे कर जो कर रहे हैं उनको, उन पे सुरक्षा का काम है कि वे वो कुछ बन जाएं और उनके 2 नंबर के धंधे सुरक्षित हो जाए। कुछ लोगों के लिए राजनीति सेवा भाव है, और हमारे लिए राजनीति, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, पॉलिटिक्स द मास्टर की राजनीतिक सत्ता वो चाबी जो आपकी सारी परेशानियों को हल कर सकती है। जब ये मुल्क आजाद हुआ, उससे पहले जिन वंचित वर्गों को अधिकार नहीं, उनको अधिकार दिलाने का काम संविधान ने किया। वो संविधान में जो अधिकार है उनको लागू कराने की जो ताकत है वो सरकारों के पास है। कानून सदन में बनते हैं, लागू कराने की हिम्मत सरकार पे होती है, बाकी जो तंत्र है वो सरकार के अधीन होता है। जैसे आप कह रहे कि नौजवान राजनीति करना चाहते हैं, तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि राजनीति में हिस्सेदारी न करने का सबसे बड़ा दंड ये होगा कि योग्य लोग आपके ऊपर शासन करें। पढ़े लिखे लोग राजनीति से दूरी बना के बैठे, और फिर वो रोज ये कहते हैं कि यार हमारे साथ सरकारी समस्या करेगी। सरकार तो करेगी ना, जब आपकी विचारधारा की विरोधी सरकार है तो वो आपके खिलाफ काम करेगी, ऐसे कानून बनाएंगे, ऐसे डिस्टर्बेंस पैदा करेगी कि आपकी तरक्की रुक जाए। तो जब आप राजनीति नहीं कर रहे हो तो फिर जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो उसका सामना करेंगे। पढ़े लिखे लोग राजनीति नहीं कर रहे हैं, वो अपने रोजगार के चक्कर में पड़े, लेकिन हर चीज राजनीति से इन्फ्लुएंस है। अगर आप सही काम भी कर रहे हैं, आपका एक छापा पड़ जाए तो आपको लगेगा कि पता नहीं क्या है, झूठे कागज बनेंगे, झूठे मुकदमे में सब खराब हो जाएगा। तो राजनीति धैर्य का काम है। जैसे किसान अपने पेड़ में, अपनी फसल में कितना ही पानी क्यों ना दे दे, लेकिन फल कब लगेंगे? जब समय आ जाएगा। धैर्य लोगों में है नहीं। जो किसी स्वार्थ के लिए राजनीति कर रहे हैं वो छोड़ के भाग जाते हैं। हम संकल्प के लिए राजनीति कर रहे हैं कि हमें राजनीतिक सत्ता प्राप्त करके अपने लोगों की तरक्की के रास्ते खोलने, और जो गलत कानून हमारे लोग खिलाफ बना देंगे उनको खत्म कराना, और ऐसे कानून बनाए जिससे लोगों की तरक्की, मजलूम, शोषित, वंचित, कमजोर, जैसे मुझे भी राजनीति का शिकार होना पड़ा। जब मेरे साथ अन्याय हुआ, मुझे जेल भेजा गया, मुझे ऊपर एनएसए लगी, जिन नेताओं से मुझे उम्मीद थी कि आवाज उठाएंगे, उन्होंने हाथ बंद कर लिया। आपको जान के आश्चर्य होगा, मैंने पहचान बनाई भीम आर्मी के लोगों की मदद से, आजाद समाज पार्टी लोगों की मदद से, लेकिन मेरे ऊपर अभी 6 महीने न्यू गोली चली। मेरी फाइलें सब जगह पड़ी, मेरे पासपोर्ट की फाइल पड़ी, मेरे लाइसेंस की फाइल पड़ी। आप ये समझो, जब मेरे जैसे व्यक्ति पे गोली चलती है तो उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था कहां है? और तकलीफ इस बात से होती है कि सरकार इस बात को डिनाई कर देती है और मामले को छिपाने का प्रयास करती है। तो मैं समझता हूं कि न्याय की उम्मीद तो है नहीं। तो मुझे और सब लोगों को समझना चाहिए कि जब तक ये नालायक सरकार है जो इस देश को दोबारा गुलामी की तरफ ले जाए, जब तक ये नहीं हटेंगे तब तक उनकी तरक्की के रास्ते नहीं खुलेंगे। बिजली का बिल, पानी का बिल, अच्छी पढ़ाई, अच्छा इलाज, जमीनों की जो नोटरी है इसमें जो लगते हैं, स्टाफ लगते हैं, ये सब क्या, इसकी क्या वैल्यू होगी? ये तो सरकार तय करती है ना। फीस क्या होगी, टैक्स क्या होगा, पेट्रोल डीजल के दाम क्या होंगे, ये सब आपकी जिंदगी मायने रखता है। महंगाई, बेरोजगारी, ये सब कौन तय करता है? सरकार तय करती है। इसलिए हमारे लोग राजनीति को नहीं समझते। मैं राजनीति को समझ गया, इसलिए मैं निकला हूं कि लोग जागरूक हों, अपनी राजनीतिक ताकत बनाएं और काम करने वाले लोगों को मौका मिले और लोग आगे बढ़ के जनता की सेवा करें और जनता के हक अधिकार सुरक्षित करें, लोग आगे बढ़े, तरक्की करें। अच्छा, जैसे इंडिया गठबंधन हो गया, यस, उसमें आप भी शामिल हैं। अब अगर बात करें तो माननीय जो विधायक हैं उनका कहना है कि मैं भी चाहता हूं कि नगीना सीट से मेरी वाइफ या मैं लड़ूं। अब ऐसे में इंडिया गठबंधन में वो भी हैं, सब समाजवादी सब लोग हैं, तो ऐसे में अगर आपको टिकट नहीं होती, किसी और को टिकट हो जाती है नगीना सीट से, तो उसके बाद भी आप इलेक्शन लड़ेंगे? देखो, मैं पहली बात तो आपको स्पष्ट कर दूं कि अगर बात चुनाव की है तो आजाद समाज पार्टी यहाँ चुनाव लड़ेगी। ये फैसला आजाद समाज पार्टी का, और वोट यहाँ जनता को देनी है, ना तो गठबंधन को देनी है, ना गठबंधन के नेताओं को देनी है। यहाँ की आवाम फैसला करेगी। नगीना पार्लियामेंट में ये चौथी बार इलेक्शन होने जा रहा है। अब एक बहुत जागरूक पत्रकार है, पहला एमपी कौन सी पार्टी का बना? इंडिया समाजवादी पार्टी का। क्या नाम था? यशवंत। क्या काम किया? कुछ नहीं। आप खुद कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। जी, कुछ नहीं किया। दूसरा एमपी कौन बने? वो जसवंत सिंह। क्या कुछ नहीं। तीसरा एमपी कौन बने? समाजवादी बीएसपी अलायंस के, आरएलडी अलायंस के, गठबंधन के। लोगों ने क्या सोच के वोट किया था? ये आदमी हमारी आवाज उठाएगा, ये हमारी लड़ाई लड़ेगा, ये हमारे लिए अवसर पैदा करेगा, ये सदन में भी हमारी एक इशू उठाएगा, तो आप वोट क्यों देते हैं? अच्छा, इसमें जैसे अगर मैं इसको ऐड कर दूं, तो आप वोट क्यों देते हो? अभी तो मैं समझता हूँ ना, हालात ये है कि हम वोट देते हैं सोच के कि हमें इस पार्टी को हराना है, इस पार्टी को जिताना है, मगर कभी हम ये नहीं सोचते कि हम अपने लिए कोई ऐसी आवाज तैयार करने जो आवाज हमारे हक अधिकार की लड़ाई सड़क पर भी लड़ सके और सदन में उठा सके।
नगीना आजाद समाज पार्टी लड़ रही है, पार्टी ने मुझे आदेश किया चंद्रशेखर आजाद लड़ेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाकी कोई अपना प्रत्याशी लगाना चाहता है, और मैं किसी को ना नहीं करना। अगर वो चाहते हैं, आप मुझे बताओ मेरे मुकाबले पे कौन ऐसा प्रत्याशी है जो भाजपा को हरा सकता है? नहीं, इसमें एक सवाल ये वाली बात पहले मैं जो आपसे पूरा उसको कंफर्म करूँ। नहीं, इसी में मैं जवाब मुझसे ज्यादा मजबूत पहचान का कोई प्रत्याशी यहाँ है? अभी तक तो फिलहाल नहीं। ठीक, तो अगर वो चाहते हैं भाजपा हारे तो उन्हें मेरी मदद करनी चाहिए, या वो भाजपा को अवसर देना चाहते हैं। और देखो फिर मैं कह रहा हूँ, अभी तो पार्टी ने एक ही सीट पर तय किया कि हम यहाँ लड़ेंगे, अभी 79 सीट बाकी है। हमें भी तय करना है कौन हमें इस लड़ाई में हमारी मदद कर रहा है भाजपा को रोकने के लिए, और कौन सिर्फ ये सोच रहा है कि चंद्रशेखर आजाद रोके। इसमें मेरा सवाल यही है ना कि देखिए, जनता जो है जो आपके द्वारा जनता तक पहुंचाना चाह रहा हूँ, मेरा सवाल ये है कि जनता देखती है एक 6-7 कैंडिडेट खड़े हो जाते हैं, उसके बाद जनता कंफ्यूज हो जाती है कि उसकी नजर में कौन कैंडिडेट बढ़िया है। ठीक है, उसके कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो पहले से किसी पार्टी को सपोर्ट करते आ रहे होते हैं, कोई कुछ लोग होते हैं किसी चेहरे पे वोट करते आ रहे हैं, ऐसे में वोट बढ़ जाता है। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे, जैसे अगर मान लीजिए अगर ये खड़े भी हो जाते हैं और आप वोट जो बढ़ रहा होता है उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखो बढ़ेगा नहीं, जब आदमी को, जब आप बाजार में किसी काम के लिए जाते हैं, कुछ खरीदने के या कुछ इन्वेस्टमेंट करने के लिए, अगर आपको बहुत कम साधन लगा के बहुत अच्छी चीज मिल जाए तो आप उसे मिस नहीं करोगे। अब आप समझो राजनीति में एक सिद्धांत और है, वैसे तो भाजपा और कांग्रेस तमाम पार्टियों ने पैसे की राजनीति को मजबूत कर दिया है, पैसे वाले लोग भी आगे बढ़ सकते हैं, गरीब के बेटे आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन वोट देने के लिए पैसा नहीं लगता। तो हम लोगों के बीच जा रहे हैं लोगों से अपील करने के लिए कि आपने सबको आजमा लिया। हमारे कहावत है, अजमाए हुए को आजमाओगे तो वही मिलेगा जो मिलता है। अगर आपको अपने क्षेत्र को ऐसा ही करना है, अगर आपको यहाँ की समस्याओं के साथ जूझना ही है, जैसे अभी आप थे वहां, मैं जब गाड़ी में बैठ रहा था तो एक मुस्लिम साथी आए, उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखकर कहा कि हम आपको वोट देंगे, नोट भी देंगे, सारी ताकत देंगे, लेकिन हमारी एक समस्या, कोई सड़क उन्होंने बताई नखीने वाली वो रोड वो आप बनवा देंगे। तो मैंने उनसे कहा कि ये बहुत छोटा काम है, ये तो 15 दिन का काम है। नहीं, मैं किसी विधायक जी पे बात नहीं करना चाहता, उनका रोड है, वो मेन रोड है, मुझे नहीं कहना, वो भी भाई है, उनको सोचना है वो क्या करना है। अगर अच्छा काम नहीं करेंगे जनता आगे उनको सबसे मौका नहीं देगा। तो मैंने कहा ये बहुत छोटा काम है, ठीक, कोई बड़ा काम बताओ जो मेरे मन में सपने। यहाँ का जो व्यक्ति प्लान करके रोजगार करने के लिए जाता है दूसरे स्टेट में, वो कैसे बनेगा? यहाँ जो बाढ़ की समस्या होती है बिजनौर वासियों के लिए, वो कैसे खत्म होगा? यहाँ जो रोजगार के नाम पे छलावा हो रहा है वो कैसे बंद हो? यहाँ जुन जाति लोगों को डराने धमकाने के लिए बुलडोजर पड़ता तमाम तरह से दुकान बंद करो, ये करो, ये कैसे खत्म हो? यहाँ जो थाने में कचहरियों में तमाम तरह की दलालियां हो रही है और गरीब के बच्चों को पकड़ कर जाकर उसकी जेब काटने का काम होता है, ये कैसे बने? इस क्षेत्र में अच्छे स्कूल कैसे खुले, अच्छे कॉलेज कैसे खुले, अच्छे अस्पताल कैसे बने, उनके रोजगार का उनको जो उनमें स्वास्थ्य सेवाएं कैसे हैं, ये कैसे हल? और मेरे पास बहुत सपने हैं इंडस्ट्रियल एरिया लग के यहाँ के बच्चों को, यहाँ के भाइयों को, बहनों को रोजगार मिले। जब पैसा आपकी जेब में आएगा तब आप अपने सपने पूरे कर पाओगे। आज तो हालात जो है, आप देश में जाओ ना, आपको बिजनौर का आदमी मिलेगा ना। मैं तो जाता हूँ ना, कर्नाटक जाओ, हैदराबाद में भी गया ना, हैदराबाद में बिजनौर के लोग मिले, सब जगह मिलता है। बिजनौर की खासियत है। तो आप कह रहे हैं कि अगर आप आएंगे तो रोजगार देंगे, यूपी में रोजगार देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर देखा जाए एक टाइम में बवाल हुआ था बॉम्बे में कि बाहर के लोग, भैया लोग जो है बाहर गए। अच्छा, क्यों गए वो लोग? यहाँ से बताओ। अगर यहाँ वही वाली बात है ना, यहाँ की सरकार ने, हाँ, अगर फैक्ट्री जैसे यहाँ पे देखा जाए तो बहुत सारी फैक्ट्री बंद हो गई, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे मिल बंद हो गए जी। तो ऐसी क्या प्लानिंग है आपके आने वाले टाइम? मैं कहा आज सब बता दूंगा तो मेरी कॉपी करने लगेगी। मतलब एक तो बताइए, लंबा हो जाएगा। लास्ट सवाल मैं आपको फिर सीरियसली कहता हूँ, मैं नौजवान हूँ, बेरोजगारी का दर्द समझता हूँ, बैकलॉग बहुत बड़े पैमाने पर खाली है, उस सारे बैकलॉग को भराने के लिए हम सरकार के नाम में दम करते हैं। हम रोज सवाल खड़ा करेंगे, ये बैकलॉग जब 6 महीने में अगर कोई सीट रिक्त हो गई है, चाहे वो प्रधानी की हो, चाहे विधानसभा की हो, लोकसभा की हो, तो 6 महीने में चुनाव होते हैं ना। तो अगर बैकलॉग है किसी डिपार्टमेंट में, अगर नौकरी खाली है तो आप उसको क्यों नहीं भर रहे? जो भर्तियां नहीं आ रही है उन विभागों में भर्तियां आनी चाहिए, जो पेपर लीक हो रहे हैं वो बंद होने चाहिए, जिन लोगों को आप सरकारी रोजगार नहीं दे पाए उनके प्राइवेट रोजगार की व्यवस्था आपको करनी चाहिए। और बहुत सारे हम लोग प्रयास करेंगे कि यहाँ इन्वेस्टमेंट करें लोग, बड़ी बड़ी कंपनियां लगे और बच्चों को यहाँ रोजगार मिले। यहाँ का आदमी कहीं जाके अपमानित ना हो, उसको कोई भैया जी कह के ना पीटे, उसको कोई और तरह से अपमानित ना करे। और फिर सबसे ज्यादा जरूरी है महिला सुरक्षा का मामला, कि महिला सुरक्षा दिक्कत, जैसे बीजेपी के लोग जमीनें कब्जा रहे हैं ना, लोगों की जमीनों में निगाह, बीजेपी लोग 500 बीघे जमीन इकट्ठी कर लिए, इनको कैसे रोकेंगे? इन सबका इलाज ये है। अभी 25 के करीब लोगों की जाने गई जब गुलदार ने हमला किया, उसके लिए हमने 21 तारीख का आंदोलन रखा है। आप मुझे बताओ, हम टैक्स देते हैं, ये सब लोग टैक्स देते हैं, इनकी रक्षा सुरक्षा जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार ने क्या किया? डीएम साहब ने क्या किया? एसएसपी साहब ने क्या किया? कमिश्नर साहब ने क्या किया? क्या उनकी जिंदगी, जिनके बच्चे चले गए, उनको जवाब कौन देगा?
मैंने पहले ही मांग की थी कि उनको 25 लाख रुपए मुआवजा मिलना चाहिए प्रत्येक परिवार के लिए। मैं दोबारा 21 तारीख को उसमें जाऊंगा, जिलाधिकारी से मिलूंगा और प्रयास करूंगा कि कोई भी सरकार जाके उन परिवारों की मदद है। तो ये लोकतंत्र है, शोर नहीं मचोगे मचाएंगे। भगत सिंह कहते हैं बैरक सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है, जब तक आप हल्ला नहीं मचाओगे सरकार नहीं सुनेगी। हल्ला मचा हो सकता है जिसने सीबीआई इनकम टैक्स का इसको डर ना, ठीक है, जिसको झूठे मुकदमे जेल से डर ना लगे। मैंने तो दिल्ली की 2 बार तिहाड़ काटी ना, एनआरसी का आंदोलन था, उन्होंने मुझसे कहा आप दलितों की लड़ाई लड़ो, ठीक है, पिछड़ों की मुसलमानों की लड़ोगे तो आपका इलाज हो जाएगा। खूब लाठी हमारी मेरे पैरों के नखून खींच लिए। अच्छा, पिछड़ी वर्ग की बात जैसे आप कर रहे हैं, दलितों की बात कर रहे हैं, तो अगर जैसे देखा जाए नगीना सीट जो है उसमें लास्ट चलेगा कि इसमें ज्यादातर जनरल कास्ट के लोग, तो आपको लगता है कि वो भी आपको वोट देंगे? क्योंकि आप लगातार एक बात कहते हुए आते हैं, आपका कहना ये होता है कि मुझे दलित सपोर्ट करे, मुझे दलित भाई का सब साथ चाहिए और मैं दलित का ही चाहता हूँ। अब ऐसे में अगर आप नगीना सीट से बात करें तो नगीना सीट पे ज्यादातर जो है जनरल लोग, तो उनका सही माइक लाओ, पहले तो अपनी पत्रकारिता को सही करो। मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे सिर्फ दलितों का सपोर्ट चाहिए, क्या तो तुम पढ़ते नहीं हो, ये तुम्हारी जानकारी। और फिर मैं आपको बता दूं, ये ऐसी सीट है पूरे देश की जिसमें जनरल सामान्य जाति के लोगों की वोट 15% से कम है। पत्रकार की अपनी एक तार्किक शक्ति भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि सवाल कर दिया मना। तो यहाँ 15% ज्यादा सामान्य जाति की वोट में आप किसी से पूछ लो, सर्वे देख लो, मैं तो सरकारी वकील हूँ ना, मुझे पता है। दूसरी बात, दलित जो सबसे ज्यादा पिटा है, मुस्लिम जो सबसे ज्यादा पिटा है, पिछड़े वर्ग के लोग 52% आबादी को 52% आरक्षण नहीं मिल रहा है, जाति का जनगणना नहीं हो रही, जो भर्ती आती है उसमें आरक्षण का फॉर्मूला लागू नहीं होता है। उनके बच्चे करेंगे क्या देश में जब सरकारी नौकरी नहीं बचेगा, इसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा। तो मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, हम उसके लिए लड़ रहे हैं जिसकी आवाज कोई नहीं उठा। मैं उसकी आवाज बनना चाहता हूँ जिसके लिए कोई बोल नहीं रहा, जिन्होंने खूब सबको नेता बनाया, जिनकी आवाज उठाने के लिए कोई तैयार नहीं। इसलिए सामान्य ज्ञान ठीक करके आगे बढ़ते रहो और आपके लिए मंगल कामना भी नए हो, धीरे धीरे सीनियर पत्रकार हो जाओगे तो पूरी जानकारी भी देखिए सीखने को बहुत कुछ मिलेगा क्योंकि वरिष्ठ है और पहली बार चंद्रशेखर साहब से हमारी ये इंटरव्यू था कि न्यूज के लिए भाई बहुत बड़ी बात है कि चंद्रशेखर साहब ने एक इंटरव्यू दिया और हौसला बढ़ाने की कोशिश करी। मैं मोहम्मद फराज कहता हूँ